Hello, hi everyone. Hope you all are doing very well. My name is Priyanshi Jain and I teach English literature for UGC NET. Okay, so today I will be scaring you throughout this video. यही लग रहा होगा ना थंबनेल देख के, but don't worry at all. ऐसा कुछ नहीं होगा. Today I will explain structuralism in such a way that it will become one of your favorite topics, just like it is mine. Okay. So in order to understand structuralism, it is very important for us to understand what is a structure. ठीक है, एक structure क्या होता है? For example, if I say कि एक मूवी है, for example कोई मूवी है जो कि कोई ब्लॉकबस्टर मूवी है, ओके? अब उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? पहले तो फॉर एग्जाम्पल वी सी शाहरुख खान, सलमान खान की मूवी एंड ऑल, तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले हीरो की एंट्री होगी, है ना? एकदम प्रॉपर एक्शन में उसकी एंट्री होगी, स्लो मो वॉक होगा एंड प्रॉपर चीज़ें होंगी, ओके? उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा लव इंटरेस्ट वाला एंगल आता है. हाउ इट हैपन्स, द इनकाउंटर बिटवीन द हीरो एंड द हीरोइन, ओके, द ड्रामेटिकल इनकाउंटर विच वी सी. दूसरी ये चीज़ हो गई. तीसरी चीज़ हम लोग क्या देखते हैं कि विलन की एंट्री होती है. फाइनली वहाँ से शुरू होती हैं प्रॉब्लम्स. उसके बाद क्या होता है कि थोड़े बहुत सॉन्ग्स होते हैं, इमोशनल गाने होते हैं, सेलिब्रेशन के गाने होते हैं, एन्जॉयमेंट के गाने होते हैं, वो होता है. फिर आखिरी में क्या होता है? इन द क्लाइमैक्स व्हाट हैपेंस इज दैट द हीरो, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर ऑफ कोर्स लाइक आवर सलमान खान, वो विलन को हरा देते हैं एंड चीज़ें सारी रिजॉल्व हो जाती हैं एंड मूवी अच्छी हो जाती है, एंड हो जाती है. ओके, सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ अ मूवी टेक्स प्लेस. सो डिड यू गेट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन व्हाट इज अ स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? स्ट्रक्चर मीन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनीथिंग. इफ आई टॉक अबाउट केमिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल, तो केमिस्ट्री में बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एटम्स. सिमिलरली इफ आई से बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में क्या होते हैं? सेल्स. ओके, इतना तो पढ़ा है हमने, 10 तक तो सबने बायो पढ़ी है. ओके, सो सेल्स होते हैं उसमें, राइट? नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चरलिज्म, okay, I'll say that okay, just imagine that you are an alien and आप अर्थ पे आए हो, ठीक है? आप एक एलियन हो और आप अर्थ पे आए हो and you see that people are eating some round thing which is also cheesy and उसको वो लोग पिज़्ज़ा बोल रहे हैं, ठीक है? And on the other hand you also see people who are eating a flat bread जिसके ऊपर वेजीज हैं, थोड़ी सी टॉपिंग्स हैं दूसरी कंट्री में, और उसको वही लोग बोल रहे हैं नान विद वेजीज. तो अब व्हाट मेक्स अ पिज़्ज़ा एंड व्हाट मेक्स अ नान विद वेजीज, आज हम लोग वो देखते हैं, ठीक है? अब स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली हमारा यहाँ पे आओ कि स्ट्रक्चरलिस्ट लोगों का क्या काम होता है. उनका काम ये होता है, वो लोग ये देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल देर इज़ एनीथिंग, ओके, सो उसके अंडरनेथ सरफेस पे क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट दिस एग्जाम्पल विच आई हैव गिवन यू ऑल, पिज़्ज़ा, ओके? सो पिज़्ज़ा में क्या होता है? देर इज़ अ बेस, देर इज़ अ सॉस, टॉपिंग्स, वो सारी चीज़ें होती हैं जो उसका बेस रेडी करती हैं, दैट इज़ उसका अंडरनेथ स्ट्रक्चर रेडी करती हैं, ओके? तो सिमिलरली होता है हमारा स्ट्रक्चरलिज्म में. फॉर एग्जाम्पल देर इज़ एनी टेक्स्ट और देर इज़ एनी वर्क एंड हमें उसकी मीनिंग डराइव करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसके जो अंडरनेथ की मीनिंग्स होती हैं, जो अंडरनेथ का स्ट्रक्चर होता है, हम लोग उसको देखते हैं. सो दैट इज़ अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म, ओके? सो another important thing that लेट्स टेक ब्लैक. ओके, सो पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो स्ट्रक्चरलिज्म, ये जो मूवमेंट है वो कब स्टार्ट हुआ था. सबसे पहले तो अगर हम कोई मूवमेंट पढ़ते हैं तो भैया वी शुड नो कि ये स्टार्ट अब से हुआ. सो दिस मूवमेंट बेसिकली इमर्ज्ड इन द अर्ली 20th century एंड इन फ्रांस, ओके? इट इमर्ज्ड इन फ्रांस. प्राइमरीली इन लिंग्विस्ट्स, वील सी हाउ दैट हैपन्स अभी. सो अर्ली 20th century हमारी पहली चीज़ हो गई जो नेट के क्वेश्चंस के हिसाब से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ सेकेंड, द गोल इज टू अनकवर अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स. मतलब जो ऊपर की चीज़ें होती हैं वो तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं, बट जो स्ट्रक्चरलिस्ट हमारे थे उन्होंने बोला कि जो अंडरलाइंग चीज़ें होती हैं अब हम लोग उन चीज़ों को पढ़ेंगे. सो द गोल इज टू अनकवर अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स दैट ऑर्गेनाइज सिस्टम्स लाइक लैंग्वेज,
एंड मिथ्स. लैंग्वेज और मिथ्स ये दोनों चीजें, बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे अपना लेट्स स्टार्ट स्टडिंग. Okay, so our very favorite of structuralism is Ferdinand de Saussure. He is known as the father of modern linguists. He was the one basically who established structuralism. Okay, he is therefore known as the father of modern linguists. Please remember this. Okay. Okay, now second thing is he was a great scholar of Sanskrit. Now we as Indians, we know that Sanskrit is very important language when it comes to understanding language. मतलब मीनिंग्स वाला जो पार्ट होता है लिंग्विस्ट में, अगर संस्कृत उसमें बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है. वी ऑल हैव स्टडीड इट टिल क्लास 8th. Okay, so this person Ferdinand de Saussure, he was a great scholar of Sanskrit. He has done his PhD in Sanskrit. Now इसलिए उनको क्या था कि उनको लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता थी. नाउ उन्होंने एक टर्म को ऑर्गेनाइज किया, एस्टैब्लिश किया, विच वॉज एपिस्टीम. नाउ यू शुड नो व्हाट इज एपिस्टीम. आई विल एक्सप्लेन. एपिस्टीम, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट द यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कंस्ट्रक्टेड, ओके, इज सॉरी, if I say the unit of language is the unit of knowledge is constructed. अब इसका क्या मतलब होता है? Let's try to understand that. उसका मतलब ये होता है, पहली बात, कि this means that the unit of knowledge is constructed. How? I'll tell you. फॉर एग्जाम्पल वी से दैट अगर हमें नॉलेज को गेन करना है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज का कमांड होना. अगर हमें नॉलेज को गेन करना है तो हमें लैंग्वेज का कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आई से दैट फॉर एग्जाम्पल वी आर ऑल इंडियंस, ओके, वी नो हिंदी. अगर कोई हमारे सामने, मान के चलो, दो लोग हैं जो कि स्पेनिश में बात कर रहे हैं. अब कुछ एक्सेप्शंस की बात अलग है जिनको स्पेनिश आती है, बट अदरवाइज 2 people आर देयर इन फ्रंट ऑफ अस हु आर टॉकिंग इन स्पेनिश, हु आर हैविंग अ कन्वर्सेशन इन स्पेनिश लैंग्वेज. नाउ वी डोंट नो स्पेनिश, तो हमें नहीं पता चलेगा कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं. मतलब उनके बात से जो भी नॉलेज होगी, जो भी चीज़ें होंगी, हमें उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग सकता. ओके, सो दिस इज वॉट इज मेंट व्हेन आई से दैट unit of knowledge is a construct of language. मतलब कि अगर हमें नॉलेज गेन करनी है किसी भी चीज़ की, तो हमें पहले लैंग्वेज आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, अ न्यू बॉर्न बेबी, व्हेन वी टीच हिम और हर सर्टेन थिंग्स, लाइक जब उस बच्चे को छोटी छोटी चीज़ों की नॉलेज होना स्टार्ट होता है तो हम लोग उसको कैसे बताते हैं? लैंग्वेज के थ्रू बताते हैं. ठीक है, तो लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है नॉलेज के गेन होने में. अगर हमारे पास कोई लैंग्वेज का कमांड नहीं होगा, अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो हमें चीज़ें पता ही नहीं चल पाएंगी. वी वोंट हैव एनी नॉलेज देन. बेसिकली टू नो एनीथिंग, to have the knowledge of anything, language is very important. I hope I have made myself clear now that knowledge तभी आ सकती है अगर हमें लैंग्वेज आती होगी. ओके, अब नाउ दिस पर्सन फर्डिनेंड डे सॉसर, he gave 3 major theories which are very important when it comes to our net point of view. First one is sign. अब उन्होंने बोला कि साइन जो होता है वो आर्बिट्ररी विल कम टू दिस, लिंक होता है बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड. व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि वो बोलते हैं कि साइन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है सिग्निफायर का प्लस सिग्निफाइड का. अब क्या मतलब है इन दोनों चीजों का? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी दिस एप्पल, दिस इज अ साइन. साइन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, थिंग. ओके, सो व्हेन यू सी दिस एप्पल, तो पहले क्या हो रहा है कि मतलब व्हेन आई से एप्पल, सो एप्पल
when I'm speaking it, so what does it mean? This is signifier, जो उसको signify कर रहा है. I said apple. अब when I said apple, एक mental concept हर किसी student के mind में इस समय create हो गया होगा that okay apple. अब किसी को पसंद होगा, किसी को नहीं पसंद होगा, किसी के घर में आ जाए होंगे तो होगा अरे आज एप्पल खाना पड़ेगा. कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ इमेज मन में क्रिएट हो गई होगी, राइट? सो दैट इज सिग्निफायर, सॉरी दैट इज सिग्निफाइड. ओके, the mental concept which is created, that is known as signified. Signifier means the word, the sound, the pronunciation and so on. That is how we convey that particular stuff. Now let us take some example. इस चीज़ को समझने के लिए कि आर्बिट्ररी का क्या मतलब होता है. पहली चीज़, ओके फॉरगेट अबाउट इट, लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ़ आई से कि फॉर एग्जांपल व्हेन वी ड्राइव, ओके, सो जब रेड लाइट जलती है ट्रैफिक की तो क्या होता है, सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं. नाउ इफ़ आई आस्क यू कि अगर जैसे ट्रैफिक में रेड लाइट जली, तो समझना, अच्छे से बात को समझना, जब ट्रैफिक की रेड लाइट जली मतलब ट्रैफिक सिग्नल की, तो सारी गाड़ियाँ रुक गई. ओके, एवरी कार स्टॉप्ड. नाउ सिमिलरली व्हेन अ रेड कलर इज पुट इन फ्रंट ऑफ अ बुल, सो व्हाट हैपेंस, अब वो तो नहीं रुकता. बुल क्या करता है, एकदम बहुत तेज से उसको चेस करने के लिए भागता है, ठीक है. तो अब यहाँ थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो रहा, एक तरफ ट्रैफिक सिग्नल पे जो रेड है वो स्टॉप कर रहा है लोगों को, बट जो बुल है वो एकदम तेज से भाग रहा है. मतलब क्या हो रहा है, जो रेड है, कोई इसके पीछे कुछ लॉजिक समझ आ रहा है? आई डोंट थिंक सो अभी तक समझ आ रहा है. व्हेन आई आस्क यू गाइज दैट ओके टेल मी कि हम लोग ट्रैफिक सिग्नल में रेड क्यों यूज़ करते हैं, ग्रीन क्यों नहीं यूज़ करते हैं, जबकि ग्रीन का तो मतलब सॉर्ट ऑफ पीसफुलनेस होता है ना, तो क्यों हम लोग ग्रीन नहीं यूज़ करते? आई डोंट थिंक एनी ऑफ द स्टूडेंट हियर वुड नो द साइंटिफिक आंसर. साइंटिफिक आंसर क्या है, जो कि हमें जो दूर गाड़ी है हमें उसको भी स्टॉप करना है रेड लाइट से, और जो रेड होता है, रेड कलर जो होता है, उसकी वेवलेंथ बहुत हाई होती है. ये सारा साइंटिफिक चीज़ें हो गई जो हम लोग लिटरेचर स्टूडेंट्स के दौर पे मतलब छोड़ चुके हैं. बट एनीवेज, रेड का जो होता है वो ह्यूज वेवलेंथ होती है, इसलिए वो पीछे तक उसका डिस्टेंस जाता है एंड मतलब वो ट्रैक हो जाता है, इसलिए लोग रुक जाते हैं. अब ये चीज़ किसको किसको पता थी यहाँ पे? I don't think more than 5% or 10% students would know this, obviously. Now, अब I am asking you कि हम लोग क्यों रुकते हैं? हम लोग इसलिए रुकते हैं क्योंकि we are culturally used to it. हमें पता है, हमें बचपन से ये चीज़ पता है कि भाई रेड means stopping, है ना, तो we are culturally used to it. इसमें और कोई चीज़ नहीं है. रेड किसी और चीज़ के लिए, फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक सिग्नल के लिए स्टॉप हो सकता है, बट बुल के लिए वही चीज़ होता है कि अरे तेज़ भागो. तो आर यू अंडरस्टैंडिंग द थिंग कि कोई भी अगर वर्ड है तो वो दो लोगों के लिए या दो कॉन्टेक्स्ट के लिए अलग अलग मीन कर सकता है. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो आर्बिट्ररी हियर मीन्स रैंडम. ओके, आर्बिट्ररी हियर मीन्स रैंडम. ओके, लेट्स आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोर? क्या बोलोगे आप लोग? मोर मीन्स ऑफ अ हायर क्वांटिटी, ज़्यादा, राइट. बट नाउ आई से कि भाई मैंने तो बोला नहीं कि मोर, आई सेड इट इन इंग्लिश, आई सेड इट इन हिंदी. मोर का मतलब हिंदी में क्या होता है? पीकॉक होता है. तो सी हियर द थिंग अराइजेस कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम किस कल्चर में बात कर रहे हैं. किसी भी वर्ड की मीनिंग जानने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द कल्चर फर्स्ट टू विच इट इज़ एट्रीब्यूटेड. ओके, more in English means of a higher quantity, more in Hindi means peacock. Similarly, if I say shore, in English it means seaside, in Hindi it means loud noise. So this is where that arbitrariness comes, that we are culturally used to it. Culture के हिसाब से जो होता है हमारी meaning set होती है, ठीक है. Please understand this thing. तो I hope I have made myself clear on signifier and signified. Okay. Now next topic is Lang versus parole. Now when I come to this Lang versus parole, ये बहुत ही नेट का तो फेवरेट क्वेश्चन है. ये लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, कभी असर्शन रीज़न वाले टाइप्स में पूछ लेंगे, कभी किसी और वे में पूछ लेंगे, बट दे विल आस्क दिस क्वेश्चन, वेरी फेवरेट ऑफ देयर पूरा टॉपिक्स का. ये सबसे बेहतरीन उनका क्वेश्चन रहता है हमेशा. तो लैंग का मतलब क्या होता है? लैंग मीन्स द रूल्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अ लैंग्वेज. And parole means an individual's use of a language. अब you people might be like,
ये क्या साइंटिफिक सी भाषा बता दी, हमें तो नहीं समझ आया. आई टेल यू विद एन एग्जाम्पल. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विद योर वेरी फेवरेट जॉनरा दैट इज क्रिकेट. क्रिकेट के हिसाब से समझते हैं हम. अब जैसे आई से कि क्रिकेट के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल विकेट कीपिंग के, एंड जो फॉर्मेट्स होते हैं ODI, टेस्ट सीरीज, T20, आई डोंट नो मच बट या ये फॉर्मेट्स हो गए. देन उसके कुछ लाइक रूल्स होते हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं, सेट चीज़ें मतलब उसकी होती हैं, कुछ पर्टिकुलर रूल्स एंड कन्वेंशंस होते हैं जिससे हमारा क्रिकेट खेला जाता है. नाउ ऑन द अदर हैंड इफ़ आई से कोई प्लेयर है, क्रिकेटर है, ठीक है, तो उसका अपना अलग स्टाइल भी हो सकता है खेलने का, उसकी अपनी अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है, वो कैसे अपना आउटपुट दे रहा है वो अलग ऑब्वियसली होता है. तो अब यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लैंग मीन्स द सेट ऑफ रूल्स. क्रिकेट के रूल्स को लैंग कहते हैं, जो कन्वेंशंस होते हैं, जो रूल्स होते हैं. एंड पैरोल को बोलते हैं जिस तरह से क्रिकेटर अपना आउटपुट दे रहा है. ओके, जिस तरह से वो एक्ट कर रहा है, जिस तरह से वो खेल रहा है, अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है. ओके, दैट इज पैरोल. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इन हमारा लिटरेरी टर्म्स. लैंग मीन्स द रूल्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अ लैंग्वेज. दैट मीन्स ग्रामर. इंग्लिश में रूल्स होते हैं, हमने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी है, ग्रामर पढ़ा है, तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं कि भाई नाउन्स है, वर्ब्स है, इस टाइप से रूल्स एंड कन्वेंशंस होते हैं. वी ऑल नो दैट. ओके, नाउ पैरोल मीन्स इंडिविजुअल्स यूज ऑफ लैंग्वेज. अब हम उसे कैसे बोल रहे हैं, हम उसे कैसे फॉलो कर रहे हैं. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो पैरोल ऑल्सो मीन्स एन एक्चुअल अटरेंस. Okay, lang versus parole. Lang means set of rules and conventions in a language. जो भी rules होते हैं जिस तरह से हमें बोलना चाहिए. parole मतलब हम जैसे बोलते हैं, हमारा actual utterance. Like right now what I'm doing is it's parole. Okay, because I'm speaking. It's the actual utterance. So that is parole. Okay, I hope it's clear now. Lang versus parole. Now we come to synchronic versus diachronic. Now what is this? Language at a point in time versus evolution. क्या मतलब हुआ इसका? नहीं समझ आया? I'll tell you. For example, हमें मोबाइल फ़ोन खरीदना है या we are doing something about mobile phones. Let's imagine we have to buy a mobile phone. Okay. Now what we'll see कि अभी for example I have to buy a mobile phone today. Now, so what will I see? I will see कि भाई उसमें 5G डेटा वाली कनेक्टिविटी अवेलेबल है क्या वाला फीचर, उसमें AI फीचर्स हैं क्या, उसमें फ्लिप वाली चीज़ है क्या, जो भी आजकल नए नए चीज़ें आई हैं. आई विल सी कि भाई उस मॉडल में, पर्टिकुलर मॉडल में वो चीज़ें अवेलेबल हैं क्या. ठीक है, ये चीज़ आई विल सी. क्यों? क्योंकि आई एम परचेजिंग इट इन 2025. तो आई विल सी कि अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, उस हिसाब से आई विल बाय द फोन. अब जस्ट इमेजिन इफ़ आई से कि अब मतलब like what I'm trying to say is when I'm buying a phone, I have nothing to do with what the mobile phones were earlier. I have nothing to do with like 1980 से शुरू हुआ, उससे हमें मतलब नहीं है. हमें जो मतलब है वो सिर्फ सिंक्रोनिक से है कि अभी आई वॉन्ट दिस मोबाइल फ़ोन जिसमें ये फीचर्स हो. तो जो भी रिसर्च आई विल नॉट डू कि 2 साल पहले कौन सा वर्जन चल रहा था मोबाइल का. आई वॉन्ट डू इट. आई विल जस्ट फोकस ऑन वॉट मोबाइल फ़ोन इज गेटिंग ऑपरेटेड नाउ. डायक्रॉनिक, अब जो कुछ रिसर्चर्स हैं उनको देखना, मतलब वो स्टडी कर रहे हैं अपनी कि कैसे मोबाइल फ़ोन का इवोल्यूशन हुआ. 1980 से शुरू हुए थे ब्रिक फ़ोन्स के फॉर्म में. तो अब इवोल्यूशन में आके वो फ्लिप स्क्रीन्स हो गई हैं, फ्लिप फोन्स बन गए हैं. तो दिस इज़ द इवोल्यूशन ओवर टाइम. आर यू ट्राइंग टू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई एम ट्राइंग टू से कि सिंक्रोनिक मतलब लैंग्वेज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम. अगर हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि भाई इस समय, इस पर्टिकुलर दौरान. देन डायक्रॉनिक मीन्स जो चेंज हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. नाउ लेट कम्स लिटरेचर एंड विद दैट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. सिंक्रोनिक मीन्स अगर हमें स्टडी करनी है किसी लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज हम अभी देखेंगे कि लैंग्वेज आज के ज़माने में इंग्लिश अभी कैसी है, इंग्लिश ये ऐसी है. ओके, सो दैट इज सिंक्रोनिक. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट इन टाइम कि एक पर्टिकुलर पीरियड में इंग्लिश ऐसी है. बट व्हेन आई से डायक्रॉनिक, सो डायक्रॉनिक मीन्स लैंग्वेज का इवोल्यूशन. वी एज लिटरेरी स्कॉलर्स नो हाउ इंग्लिश का पूरा इवोल्यूशन हुआ, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड सो ऑन. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस. सिंक्रोनिक मीन्स इंग्लिश एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड डायक्रॉनिक मीन्स कैसे उसका इंग्लिश का इवोल्यूशन हुआ. ओके, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. Now
सो ये जो थी वो मेन चीज़ें थी रिलेटेड टू फर्डिनेंड डे सॉसर. साइन, लैंग्वेज वर्सेस पैरोल एंड सिंक्रोनिक वर्सेस डायक्रॉनिक, द मेन थिंग्स विच आर ऑलवेज आस्क्ड इन यूजीसी नेट. नाउ फर्डिनेंड डे सॉसर लेड स्ट्रक्चरलिज्म्स ग्राउंड वर्क इन लिंग्विस्टिक्स. अभी जो पढ़ रहे हैं वो पूरा इट्स पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स ओनली. लैंग्वेज मीनिंग कम्स फ्रॉम डिफरेंसेज विद इन अ सिस्टम. द वर्ड कैट डिफर्स फ्रॉम मैट ड्यू टू इट्स इनिशियल साउंड. अब इसका क्या मतलब है, आई टेल यू. लाइक when I also say arbitrary, वो वाली चीज़ पे भी this concept goes that why a cat is a cat. Why, मतलब for example I have to justify it, or if I ask you कि when I said cat, तो why did that four-legged animal pop up in your mind? Why? Because a cat is not a rabbit, it's not a dog, it's not a giraffe, it's not a lion. So this is how we can also derive meaning to things which Ferdinand de Saussure had given. The word cat differs from bat because it is not bat, right? क्योंकि C और B हमारा different है, इसलिए initial sound की वजह से cat हमारा bat नहीं है, ये मतलब है कहने का. Okay, now we will be talking about another very important theorist, who was Claude Lévi-Strauss. Who was Claude Lévi-Strauss? Claude Lévi-Strauss was a French anthropologist. Now, when I talk about anthropologist, what is anthropology and anthropologist? Anthropology and anthropologist का मतलब होता है कि evolution basically, कल्चर से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड हमारी जो इवोल्यूशन हुआ है. ओके, जो लोग होते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो लोग होते हैं वो स्टडी करते हैं कैसे कल्चर का इवोल्यूशन हुआ है, कैसे ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन हुआ है. सो दैट इज द थिंग. ओके, सो क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस, ही इज अ फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट विच यू शुड रिमेंबर. कभी कभी ऑल्सो इन नेट सम क्वेश्चंस कम लाइक विच एंथ्रोपोलॉजिस्ट वाज और हु स्टैब्लिश दिस थ्योरी, और ऑप्शंस दिए रहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और इफ़ हमें पता होगा क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस जिसमें एक ऑप्शन है जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, तो उस ऑप्शन के होने का जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है. ओके, सो यू शुड नो दीज बारीक डिटेल्स ऑल्सो कि ही वॉज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट. He was a sociology professor. Okay, anthropology is somehow related to sociology क्योंकि उसमें हम लोग society, social वो सारी चीज़ें होती हैं. So he was a sociology professor. Now he lived amongst the tribes of Amazon and Brazil. This is very important. अब जो कि वो रह के आ चुके थे, वो रहे थे इन लोगों के बीच में, इसलिए उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को, उन्होंने सोशोलॉजी को और अच्छे से समझा, और इसलिए वो स्ट्रक्चरलिज्म को सोशलिज्म में इम्प्लीमेंट कर पाए. Okay, now this is a work which he had written. This is also a work which he had written. The elementary structures of kinship in 1949 and the structural study of myths in 1955. Okay, now when I talk about these works, so it is very important for us to know that he was also like, yeah, one more thing, structuralism ये जो theory था, ये जो movement था, वो अचानक से नहीं आया था कि you know there were certain 4 to 5 people and they said कि चलो structuralism हम शुरू करते हैं और एकदम सबने जोश शोर से शुरू किया. ऐसा कुछ नहीं हुआ था. These people, they were, अभी जो भी हम पढ़ेंगे वो भी, they were scattered across the globe as well and they also differed in their opinions. Okay, but somehow उनकी जो जिसे कहते हैं ना एक conclusion था वो same था, meaning language चीज़ों के ऊपर. Now myths as structures is one thing and binary opposition is another thing जो उन्होंने दिया. Okay, now if I say कि इनकी क्या थ्योरी थी, तो पहले तो ये कि if I मतलब it's obvious, we all know that the mythology of India for example is different from mythology of America, is different from let's say mythology of any other country, so and so. But this person Claude Lévi-Strauss, he said that no, mythology is the same, it's not different, it's somehow inherently same, similar है. वो कैसे similar है, उन्होंने बोला कि राइट. सो आई वाज सेइंग कि जैसे जो मिथ्स होते हैं, जो माइथोलॉजी होती है, ही सेज, क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस सेज दैट इट इज़ इनहेरेंटली सिमिलर. हाउ इज़ इट सिमिलर? ही सेज दैट irrespective of the culture, irrespective of the timeline, mythology is same. Now what word he gives here, I'll tell you. The word he gives here is my themes.
Okay, this was the word which was given by Claude Lévi-Strauss and which is very important for us to remember when it comes to examination point of views as well. So mythemes means smallest meaningful unit. Right? So yeah, this is what the meaning is, that mythemes means smallest meaningful unit, means mythology, when we study, irrespective of its culture or its timeline, it can be broken up into smaller units, and those smaller units, those smaller meaningful units are known as mythemes. So this was the myth theory about Claude Lévi-Strauss. Now another thing he said, which was of binary opposition, like for example, in mythology and literature, of course, we study that good versus evil, है ना, like in Satan versus God. So Satan here represents the evil figure and God represents the good figure. So this is creating a sort of a binary opposition, है ना. Then another thing I can say in literature, which in symbolism, of course, we have studied a lot, is light versus dark. एक हमने अभी क्या पढ़ा? Good versus evil. Second, light versus dark. Light means, when I talk about symbolism, light means knowledge. जैसे till class 10th or even 12th we've studied ना कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता था कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रकाश डालिए, मतलब अपनी नॉलेज दिखाइए, राइट, जस्ट अ थिंग ऑफ टेलिंग ताकि याद रहे. तो लाइट मीन्स नॉलेज. एंड सिमिलरली डार्क मीन्स इग्नोरेंस. हमें कुछ नहीं पता, डार्क, वी डोंट नो. So dark means ignorance. So this is a thing that in mythology and in literature we create these binary oppositions. Why do we create them? In order to create meanings. Okay. Like nature, culture, raw, cooked, they reflect cognitive structures. ठीक है? Now, Roland Barthes is another very important figure when it comes to structuralism. How? He was a French literary theorist and philosopher. Okay, he was a theorist as well as a philosopher. Then, he has written these three very, very important works, which you should know बहुत ही अच्छे से. Death of the Author, S.Z. Mythologies. Please learn it. These three works are very, very important of Roland Barthes. Now, his theory. He explored semiotics and the cultural significance of signa and symbols. Barthes challenged traditional notions of, साथ में पढ़ते जाओ, don't doze off. Barthes challenged traditional notions of meaning, language and authorship, leaving a lasting impact on critical theory. He was examining codes of small units and determining how they might be arranged in a structure that allows the analyst to decode the meanings. Whenever I hear the word decode, I get reminded of my channel, Literature Decoded. Please subscribe. Okay, so his theory was that small units को, मतलब जब हम अगर जैसे तोड़ते हैं, ठीक है, तो अगर हम उनको rearrange करें, for example there is a work and we have small units out of it, and when we rearrange it, so we can get different meanings. Different meanings उनकी आ सकती हैं अगर हम उस चीज़ को rearrange कर दें. This was Roland Barthes' theory. He said that once a work is published, it is in the hands of the audience. Audience means readers. Okay. Once a work is published, it is in our hands. अब for example 10 लोग हैं तो उनके 10 अलग अलग interpretations हो सकते हैं उस work के लिए. They can be 10 अलग अलग meanings for one particular work. So death of the author doesn't mean कि author died and something like that. It just means कि now author की जो authority थी वो तो है, but अब काफ़ी हद तक जो काम है वो readers का हो गया. Because now it is open to interpretation. 10 interpretation, 20 interpretation, it is all open to it. Okay, this is what it means. Vladimir Prop, he is a very important figure again. He was a Russian folklorist and scholar. He wrote this particular work, Morphology of the Folktale, in 1928. Please memorize this work along with the year.
He analyzed fairy tales narrative structure and identified recurring character roles known as functions, contributing significantly to the study of folklore narratology and the understanding of storytelling patterns. तो बेसिकली उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फेरी टेल वाले कॉन्सेप्ट को उठाया था एंड कुछ फंक्शंस दिए थे उसके रिगार्डिंग, एंड व्हाट ही डिड वाज रिकरिंग कैरेक्टर रोल्स उनका था, लाइक हीरो विलेन, इस टाइप की उन्होंने काफ़ी चीज़ें दी थी हमें लिटरेचर में. तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट रिकरिंग कैरेक्टर रोल्स और रिकरिंग समथिंग, रिकरिंग थीम्स. रिकरिंग, व्हाट डज रिकरिंग मीन्स? प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. तब तक आई एम राइटिंग द मीनिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकरिंग? इट मीन्स रेपिटेटिव. ओके, रिकरिंग मीन्स रेपिटेटिव. तो कोई भी चीज़ वो रिपीट हो रही है, रेपिटेटिव कैरेक्टर रोल्स, दैट इज व्हाट ही सेड, दैट दे आर नोन एज फंक्शंस विच कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू आवर स्टडी ऑफ फोकलोर. जब भी हम फोकलोर की स्टडी करते हैं तो अगर कोई भी चीज़ रिकरेंट होती है तो मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिराइव, इट इज़ इसेंशियल एंड मैंडेटरी टू डिराइव द मीनिंग आउट ऑफ इट. मतलब उससे कर सकते हैं. This concept refers to the underlying structures of narrative patterns and functions in folk tales. Underlying structures, when we are talking about structuralism, eventually it is all about underlying structures. So when it comes to any proponent of this particular movement, underlying structures is always important. Okay, this was about Vladimir Prop. Mainly you just have to memorize his most important, that he was Russian of course, and he was morphology of the folktale वाला उनका वर्क 1928 में जो आया था. फेरी टेल्स के थ्रू उन्होंने repetitive recurring structures, character roles provide किए थे. Okay, now this is structuralism's enduring impact. Structuralism ये जो movement आया, how उसका जो वो था impact, वो हमने कैसे देखा, like अभी भी we just saw it. Literary theory, decoding texts through structures. Okay, जब हम लोग कोई भी टेक्स्ट को कोशिश करते हैं कि वो स्ट्रक्चर के थ्रू डिकोड करें, स्मॉलर यूनिट्स, कोड्स के थ्रू उसको वो करें, अंडरस्टैंड करें. ओके, देन सेमियोटिक्स, हाउ साइंस एंड मीनिंग्स आर स्ट्रक्चर्ड. इनके लिए तो वी नो, मतलब फर्डिनेंड डे सॉसर उन्होंने ही दिया था साइंस का. Now in anthropology also, let me know please कि कौन थे anthropologist हमारे, जो अभी हमने 3 राइटर्स पढ़े हैं. Please tell me who was anthropologist there. So anthropology mainly जो theory हमें मिली, that was derived by Claude Lévi-Strauss. Then again linguist. All structuralism is mainly about linguistics. Okay, so language as a structured system हमने ये पढ़ा linguistics में से. Okay, yeah, just have a look at it once because it is very important. Yeah, okay, so I hope you've got this particular mind map sort of a thing which I've created. Okay, so yeah, okay, so now in this entire class what we've studied, that structuralism क्या होता है, okay, and the 4 major important proponents of this particular movement. Now I'll tell you in brief हमने क्या पढ़ा. So what is structuralism all about? Tell me जल्दी से in the comments 1-2 लाइन लिख के बताओ. Okay, so structuralism taught us that कुछ भी अगर होता है, that meaning basically, okay, it comes from hidden structures. Structuralism taught us that meanings comes from, or meaning can be derived from, the hidden structures in language, literature or culture. Okay, we also studied that meanings जो होती हैं वो खुद में ही नहीं होती, मतलब we cannot establish the meaning of anything just on their own, but instead in relation to other things as well. जैसे हमने वो binary opposition वाला एक टॉपिक पढ़ा था अभी छोटा सा, कि बाकी चीज़ों के रिलेशन में भी हम उसकी होता है जो मीनिंग को डिराइव कर सकते हैं. ठीक है, बट नाउ हियर्स माई क्वेश्चन, इफ मीनिंग कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रक्चर्स, मतलब तो क्या इसका मतलब होता है कि जो मीनिंग है वो फिक्स्ड है? डज इट मीन कि मीनिंग कभी चेंज नहीं हो सकती? ऐसा होता है क्या? नाउ दिस इज वेयर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कम्स.
सो आर थिंकर्स लाइक जैक्स डेरिडा एंड माइकल फौकॉल्ट, उन्होंने इस थ्योरी को फाइनली आगे लेके वो लोग चले थे. सॉरी, दिस सिस्टम इज क्रिएटिंग अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम. सो बट उन्होंने क्या, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो थे हमारे, उन्होंने क्या बोला कि जो मीनिंग होती है दैट इज़ नॉट स्टेबल. ओके, द मीनिंग इजंट स्टेबल एंड इट कीप्स शिफ्टिंग अकॉर्डिंग टू आवर इंटरप्रिटेशंस. लाइक वो भी थोड़ा था. तो ओके, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो थे उन्होंने मतलब ऐसे करके बोला कि जो मीनिंग है वो नहीं भाई, वो फिक्स नहीं है, जैसे इन लोगों ने बोला. तो दैट इज़ नॉट फिक्स, इंस्टेड इट डिपेंड्स, इंस्टेड इट कीप्स शिफ्टिंग अकॉर्डिंग टू आवर इंटरप्रिटेशंस. सो दिस वॉज अबाउट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. अब ऐसे तो समझ में आएगा नहीं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. सो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, दिस पर्टिकुलर टॉपिक which is again very important when it comes to UGC NET, I will be taking up in the next session. Please come and join that session too. I hope you all have got a brief overview of the session. बाकी अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो या कोई भी टॉपिक इफ़ यू फील कि इसको दोबारा पढ़ा दीजिए, so please let me know in the comments. In the next session which I'll be taking up of post structuralism, सबसे पहले उसी टॉपिक से स्टार्ट कर देंगे. Okay, thank you so much. Thank you all for joining. Thank you. Okay, bye bye, take care.